नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो देश में काफी लंबे समय से सुर्खियों में चल रहा है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत एक फिल्म है, जिस फिल्म के अंदर जो चीजें दिखाई गई थी उन पर अब विवाद शुरू हो गया है। फिल्म के आने से पहले भी विवाद था। वो कारण हमने आपको बताया भी था कि लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों हो रहा है, लेकिन तब तक स्क्रीन पर ना लगने से पहले का विरोध था, यानी 11 अगस्त से पहले का विरोध था। लेकिन अब जब ये फिल्म पर्दे पर आ चुकी है, देश के अंदर विभिन्न जगहों पर दिखाई जा रही है, तब इस फिल्म से जो शिकायतें आम आदमी को निकल कर आई हैं वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है, और वो विवाद ये है कि इस फिल्म के दृश्य के अंदर आमिर खान, जो कि एक सैनिक की भूमिका में दिखाए गए हैं, उन्हें एक लो आईक्यू का पर्सन दिखाया गया है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भारतीय सेना में लो आईक्यू वाले लोगों की भर्ती की जाती है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफिक आजादी के आधार पर आप जिस प्रकार के दृश्य दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप भारतीय सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ऐसे और कौन कौन से विषय हैं जिन पर यह बात की गई है। चूंकि यह फिल्म अमेरिकन एक फिल्म जिसका नाम है फॉरेस्ट गम्स, उसका हिंदी ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए उस फिल्म के अंदर जो किया गया था उसकी एज इट इज कॉपी करने के चलते यहां पर आमिर खान को एक ऐसे सैनिक के रूप में दिखाया गया है जो दिमाग से तो कम है, यानी कि लो आईक्यू का है, लेकिन वो कारगिल युद्ध में लड़ने जाता है। जबकि पूरा देश जानता है कि भारत के सैनिकों का चयन उच्चतम दक्षता के ऊपर किया जाता है। उनकी फिजिकल कॉम्पिटेंसी, मेंटल कॉम्पिटेंसी का प्रॉपर टेस्ट होता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को वॉर के फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना को नीचे दिखाने का ये जो आमिर खान का प्रयास है, इसके खिलाफ देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिकायत की मांग हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं, बताते हैं क्या है पूरी कहानी। आमिर खान के खिलाफ कंप्लेंट पॉसिबल है क्योंकि वो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी का, और साथ में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी भड़का रहे हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा कुछ इस प्रकार से है कि वो एक फिल्म के दृश्य के अंदर पूजा पाठ को मलेरिया बताते हैं, और मलेरिया बताते हुए वो पूजा पाठ को निम्न दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अगेन एक धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास है। साथियों, कई लोगों का तो ये तक मानना है कि आमिर खान ने जो अपने कंधे पर बैज लगाया है उसमें पैरा फोर्सेस का नाम लिखा है। अगेन, भारतीय पैरा फोर्सेस देश की उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट फोर्सेस होती हैं, जिन्हें में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को नहीं लिया जाता। आपके मन में सवाल आना शुरू होगा कि मानसिक विक्षिप्त का कंसेप्ट आया कहां से? आमिर खान फॉरेस्ट गम्स को कॉपी करते करते ये क्या कर बैठे? या फॉरेस्ट गम्स में क्या वाकई में उस फिल्म के अंदर अमेरिका के अंदर जो सैनिक दिखाए गए हैं वो मानसिक दिखाए गए हैं क्या? क्या वो कम बुद्धि वाले दिखाए गए हैं क्या? और साथियों, कम बुद्धि वाले बेवकूफों को मोरॉन्स कहा जाता है, क्या वो मोरॉन्स दिखाए गए हैं क्या? शासन में हम बता दें आप लोगों को, जी हां, अमेरिका के अंदर एक समय ऐसा था जब युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की कमी थी, तो मंद बुद्धि, विक्षिप्त, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली अनफिट लोगों को भी सेना में शामिल किया गया था और उन्हें वियतनाम वॉर में भेजा गया था। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि देश की सेना के लिए जो सैनिक चयनित हो उनके स्टैंडर्ड्स में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया जाए, क्योंकि भारत में बहुत सारे युवा सेना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एनी टाइम फ्रंट लाइन में खड़े हुए पाए जाते हैं। आइए आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। साथियों, इस फिल्म के अंदर ये जो सैनिक की वेशभूषा में आमिर खान आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा के इसी किरदार के ऊपर सारा की सारा बवाल हुआ है, क्योंकि इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ साथ भारतीय सेना का डिसरेस्पेक्ट करने का प्रयास किया है, जिसके चलते इंडियन आर्मी और हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है विनीत जिंदल। उनके मुताबिक इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153A, 298 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। आईपीसी की धारा 153 के तहत यह कहा जा रहा है कि इन्होंने इंटेंट के साथ दंगे भड़काने का प्रयास किया। 153A के अंदर इन्होंने एनमिटी दिखाई है। 298 के अंदर इन्होंने रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया है और इन्होंने पब्लिक मिसचीफ किया है। इस प्रकार से इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, ऐसा मांग की जा रही है।
फिल्म के अंदर जो शिकायत है वो ये है कि फिल्म के मेकर्स ने एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को कारगिल की लड़ाई में लड़ते हुए दिखाया है, जबकि यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि भारतीय सेना का सैनिक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। साथियों, मानसिक रूप से विक्षिप्त होना यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सेना में जाना निश्चित ही हमारे देश के जो उच्च अधिकारी हैं, जो सेना के लिए सैनिकों का चयन करते हैं, उन पर निर्भर करता है। यानी इस दृश्य में ये जो बात दिखाई गई है, ये निश्चित ही सेना को नीचे दिखाने का एक प्रयास है, जिसमें जानबूझकर भारतीय सेना का अपमान करने की कोशिश की गई है। साथियों, इसमें अमेरिका और वियतनाम युद्ध को कारगिल युद्ध से तुलना की गई है। मैं आपको बता दूं, चूंकि फॉरेस्ट गंप एक अमेरिकन फिल्म है जिसके अंदर वियतनाम वॉर को दिखाने का प्रयास किया गया है, वियतनाम वॉर की तुलना इंडिया के परिदृश्य में कारगिल वॉर से कंपेयर कर दी गई है। साथियों, फॉरेस्ट गंप के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के अंदर हर कैरेक्टर का बहुत बखूबी से एनालिसिस किया था। रियलिटी है कि वहां पर किसी मंदबुद्धि को ही युद्ध में भेजा गया था, एक मोरॉन को ही युद्ध में भेजा गया था। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि अमेरिका की तरफ से युद्ध लड़ने के सैनिक नहीं बचे, तब एक ऑपरेशन मैकनामारा लॉन्च किया गया और उस लॉन्च के अंदर जो सैनिकों की कमी पड़ी थी उनको मंदबुद्धियों के माध्यम से भर दिया गया और वहीं से ये शब्द मोरॉन, जो आप कई बार किसी को कहते हुए पाए जाते हैं, किसी को मंदबुद्धि के या फिर किसी को स्टूपिड कहते समय आप कहते हैं मोरॉन, तो ये मोरॉन वहीं से शब्द निकल कर आया। तो अमेरिकी सेना में वाकई में मंदबुद्धियों की भर्ती हुई थी, लेकिन भारतीय सेना में ऐसा नहीं होता। यानी फॉरेस्ट गंप की कॉपी करते करते इन्होंने उस इंटेंट को पकड़ने का प्रयास नहीं किया, जिससे भारतीय सेना का मनोबल नीचा करने का जो इन्होंने प्रयास किया है वो आपके सामने है। साथियों, यहां पर एक दृश्य और दिखाया गया है। इस दृश्य के अंदर कारगिल के अंदर जो दृश्य दिखाया गया है, अब देखिए इसमें कितनी बड़ी चालाक जानबूझकर किस प्रकार की गलतियां की गई हैं, क्योंकि फिल्म निर्माता किसी एक दृश्य को वेग में नहीं बना देता है। एक दृश्य के बनने में लंबा समय लगता है, बहुत बार चर्चा होती है, तब जाकर वो फिल्म आता है, फिल्म का सीन आता है। हम लोगों को उस 2.5 घंटे की फिल्म में वो कुछ सेकंड का सीन देखकर ऐसा लगता है कि अरे हो गया होगा गलती से। ऐसा नहीं होता है। एक एक सीन को शूट करने में घंटों और कई बार तो दिनों का समय लग जाता है। इसके एक दृश्य में दिखाया गया है कि आमिर खान एक मंदबुद्धि सैनिक होने के नाते, अमेरिका भारतीय सैनिक होने के नाते पाकिस्तानी घुसपैठिए की मदद करते हैं और यहां पर इस मदद के कारण लोगों के मन में इनका पाकिस्तान प्रेम दर्शाना दिखाई पड़ा है। यानी कि इन्होंने इस फिल्म के अंदर यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये एक घुसपैठिए की मदद करते हैं और उस घुसपैठिए को ये वापस सुरक्षित लेकर आते हैं। धीरे धीरे वो घुसपैठिया इनका मित्र बन जाता है। मित्र बनकर इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो इनके साथ आगे चलकर व्यापार करता है। जबकि अमेरिका के अंदर जो फॉरेस्ट गम्प्स फिल्म है उसमें दिखाते समय यह दिखाया गया है कि फॉरेस्ट गम्प्स में जो हीरो है उसने किसी सीनियर ऑफिसर की जान बचाई थी, जिसकी वजह से वो आगे चलकर मित्र बने। यानी कि ये भी चाहते तो एक सीनियर ऑफिसर को वहां पर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पाकिस्तान प्रेम वहां नहीं छुपाया। ऐसा लोगों की इनसे कंप्लेंट है। साथियों, यहां पर बिजनेस पार्टनर में जिसे दिखाया गया है वो एक आतंकी है। ऐसा संभव ही नहीं होता कि आप किसी आतंकी को अपने साथ मित्र बनाएं। तो ये जो मैकनामारा मोरॉन्स करके जो ये काम बताया मैंने, ये प्रोजेक्ट 1 लाख के नाम से हुआ करता था। मैकनामारा मोरॉन्स के नाम से इसे जाना गया। वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिकन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। साथियों, ये चीज जानकारी मैंने आपको बता दी। ये रॉबर्ट मैकनामारा का आइडिया था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। साथियों, इनके इस प्रयास के कारण कि अमेरिकी युद्ध के अंदर किसी एक व्यक्ति के विचार के कारण युद्ध में मंदबुद्धियों को इसलिए ले लिया जाए क्योंकि युद्ध के अंदर सैनिक की कमी है, इस कारण से एक पुस्तक लिखी गई जो कि हैमिल्टन ग्रेगरी के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है मैकनामारा फॉली। यानी मैकनामारा वो व्यक्ति जिसका आइडिया था, ये है रॉबर्ट मैकनामारा, जिसका आइडिया था वियतनाम युद्ध के अंदर प्रोजेक्ट 1 लाख के अंदर मंदबुद्धि लोगों को भेजना, और उसके अंदर मोस्ट डिस्टर्बिंग काम जो था वो यही था। और इन लोगों को भेजने के कारण इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि द यूज ऑफ लो IQ ट्रूप्स इन द वियतनाम वॉर। जानकर आपको दुख होगा
कि इस युद्ध के अंदर अमेरिकी सैनिकों को जब भेजा गया था तो यह समझकर भेजा गया था कि इन्हें वन वे टिकट देकर भेजो, या तो ये मर जाएंगे या हमारे देश का भार कम कर देंगे। इतना निर्दयी था अमेरिका। साथियों यहां पर यह भी बताया गया, प्लस द इंडक्शन ऑफ अनफिट मैन, क्रिमिनल्स एंड मिसफिट्स। साथियों ये थी मैकनामारा फॉली, जो एक पुस्तक है जो कि प्रोजेक्ट 1 लाख या फिर आल्सो मैकनामाराज 1 लाख के नाम से जानी जाती है। साथियों इसके अंदर अमेरिका के द्वारा ऐसे सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट किया गया जो कि बिलो मेंटल, मिलिट्री मेंटल रेट से नीचे थे या मेडिकल स्टैंडर्ड से नीचे हुआ करते थे। इस कारण से अमेरिका में इस मैकनामारा प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा बाद में विरोध हुआ और इसके चलते रॉबर्ट मैकनामारा के बारे में खूब सारा क्रिटिसिज्म अमेरिका में देखने को मिला। साथियों भारत में आमिर खान के द्वारा कारगिल युद्ध को वियतनाम युद्ध से कंपेयर करते हुए एक भारतीय सैनिक को लो आईक्यू का दिखाने का जो प्रयास किया गया है, इसका विरोध भारतीय सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने भी किया है, जो बहुत बड़ी बड़ी रैंक के प्रीवियस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है, जिसमें केजेएस ढिल्लन साहब जो हैं, जो कि हमारे देश के अंदर काफी रेप्यूटेड पोस्ट पर पहले रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए कहा। ऐसे ही एक वेद मलिक साहब हैं जो कि एक्स इंडियन आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी इस बारे में लिखा कि एनीवन हु कंसीडर्स आवर स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स आर लाइक मैकनामारा मोरॉन इज ए मोरॉन हिमसेल्फ। ये बहुत मायने रखता है वेद मलिक साहब की बात, कि यदि कोई ये मानता है कि हमारी भारतीय सेना के जवान मैकनामारा की तरह मोरॉन्स हैं, वो खुद आदमी मोरॉन है, यानी वो खुद मूर्ख है जो इस तरह की बातें सोचता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात साथियों, कि देश के अंदर देश की सेना का अपमान करना निश्चित ही गलत बात है। साथियों इस सीन के अंदर एक और दृश्य भी दिखाया गया है, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक आमिर के किरदार लाल सिंह चड्ढा से कहता है कि मैं नमाज करके प्रार्थना करता हूं। तो लाल सिंह चड्ढा यहां पर कहते हैं कि तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते। लाल सिंह चड्ढा से पूछा जाता है, तो इस फिल्म के अंदर यह दृश्य दिखाकर कहा गया है कि मेरी मां कहती है कि सारे पूजा पाठ मलेरिया हैं, इसी के कारण दंगे होते हैं। आप सोचिए कि एक दृश्य में ये दृश्य दिखाने की क्या आवश्यकता थी इन्हें, जिसमें ये अपने द्वारा क्या सोचते हैं उसे दर्शकों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जब ओरिजिनल फिल्म में नहीं है तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। जब आप फॉरेस्ट गम्स का ऑफिशियल रीमेक बना रहे हैं तो इस बात का रीमेक क्यों। साथियों अब ये जो फॉरेस्ट गम्स है, इसी को, चूंकि ये फिल्म अमेरिका की बहुत हिट फिल्म थी, 6 से ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड इसने जीते थे, तो वहाँ पर ऑस्कर अकेडमी के द्वारा इसे अपनी ऑफिशियल पेज पर शो किया गया है कि फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक बनकर आ चुका है। इसकी वहाँ पर काफ़ी तारीफ की गई है, कुछ क्लिप्स बनाकर उन्हें शेयर किया गया है, लेकिन इतना करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत के अंदर और दुनिया के अंदर इसका कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। फॉरेस्ट गंप एक अच्छी फिल्म थी जिसके अंदर 13 ऑस्कर मतलब नॉमिनेट किए गए थे, 6 ऑस्कर उस फिल्म को उस समय में मिले थे। इसके साथ साथ साथियों यहां पर कुछ तस्वीरों को लेकर के भी विवाद हुआ है। इस पूरे विरोध का लाल सिंह चड्ढा की कमाई पर क्या फर्क पड़ा, तो क्रिटिक्स की बात अगर माने तो इन्होंने अभी 3 दिन के अंदर जो कलेक्शन किया है वो 27.71 करोड़ का है। इस फिल्म के हिट होने के लिए 180 करोड़ का बजट क्रॉस करना जरूरी है, तब जाकर यह हिट फिल्म की श्रेणी के अंदर कंसीडर की जाएगी। लेकिन भारत में जिस प्रकार का विरोध चल रहा है उसे देखकर लगता नहीं है कि यह फिल्म और इसके साथ रिलीज हुई रक्षाबंधन, जिसमें कि अक्षय कुमार की उन बहुत सी बातों को यहां पर लोगों ने याद किया जिनके चलते लोग इन्हें इस समय बायकॉट कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि सोशल मीडिया की जो ये पावर है, जिसके चलते सो कॉल्ड जो अपने आप को हीरो समझने वाले एक्टर्स हैं, इनको अपनी कथनी और करनी में जो किए अंतर हैं, इन्हें देख करके ही आगे चलना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी साथियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं साथियों कि मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल जो है वो अवस्थी अंकित के नाम से है, AVASTHIANKIT। यदि किसी और चैनल को आप फॉलो या सब्सक्राइब करे हुए हैं तो आप कृपया उनसे बचें कि कहीं आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए। इसी प्रकार से टेलीग्राम पर मेरे 2 चैनल हैं, अंकित अवस्थी सर के नाम से और जीके बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से, जिन पर एक जगह 1 लाख और एक जगह 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप इन्हें थोड़ा देख करके ही फॉलो करें, कहीं पता चले कि आपके प्यार का किसी ने दुरुपयोग कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।